Hello everyone. In this video we are doing chapter 3rd from class 6 social science landforms and life. You must have seen part 1. Today we are doing part 2 of this chapter. In this chapter, as you have seen, three main categories of the landforms have been given: mountains, plateaus and plains. वी वर डूइंग माउंटेन्स, इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था। आज हम वहीं से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं पार्ट 1 के उनको देख लेते हैं। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर माउंटेन रीजन के ये एनिमल लाइफ दिया हुआ है। अ फ्यू माउंटेन एनिमल्स, क्योंकि हर एक जगह का जितनी भी लैंड फॉर्म्स है वहाँ का फ्लोरा और फौना डिफरेंट होता है। तो दिस इज पेरिग्रीन फाल्कन, हिमालयन तहर एंड माउंटेन हियर, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लाइंक्स एंड दिस इज याक, आइबेक्स एंड ग्रे फॉक्स, दिस इज लेपर्ड एंड दिस इज ब्लैक बियर। डीप फॉरेस्ट, flowing rivers, lakes, grasslands, and caves in the mountains are home to diverse fauna. जो डीप फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, फ्लोइंग बहती हुई नदियां हैं, लेक्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, केव्स हैं, वो माउंटेन्स में हैं ये सब चीजें। तो ये विभिन्न प्रकार के फोना से मतलब है एनिमल्स, एनिमल्स का घर है। फॉर इंस्टेंस द गोल्डन ईगल, पेरिग्रीन फाल्कन, कैनेडियन लाइंक्स, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahar, the mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear, जिनकी पिक्चर्स अभी आपने यहाँ पर देखी है। डोंट मिस आउट। गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय। हिमालय से सबसे बड़ी रिवर ये ओरिजिनेट होती है और इसका इंडियन नाम है गंगा। इन इंग्लिश गंगेज इज ऑल्सो यूज, इंग्लिश में इसे गंगेज भी कहा जाता है। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग दिस रिवर है न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। इस रिवर की लेंथ 2500 किलोमीटर है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? वो दूसरी रिवर जो मेन रिवर में आके मिलती हैं, अर्थात जो गंगा में आके दूसरी नदियां मिलती हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। सम ऑफ देम आर लाइक द यमुना, घाघरा ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालय, ये भी हिमालय से निकलती हैं। Others like the Son originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain, वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी ही है। टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया, लाइफ इन द माउंटेन्स। द माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रगेड और रफ। जो माउंटेन टेरेन होता है, टेरेन से अभी बताया आपको कि लैंड का पीस, वो खुरदरा है, उबड़ खाबड़ है, रफ है स्टीप स्लोप, उसके जो ढलान है वो बिल्कुल स्टीप है इस प्रकार से। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। इसका मतलब ये कि जो फार्मिंग है वो केवल वैलीज में की जा सकती है। वैलीज क्या होती हैं? ये दो माउंटेन्स हैं तो इनके बीच में जो ये वाली जगह होती है ये वैली कहलाती है। यहाँ पर केवल रेगुलर फार्मिंग की जा सकती है। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज कोल्ड टेरेस फार्मिंग, इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इन मैनी माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे माउंटेनियस रीजन में हर्डिंग इज द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। ओ एग्रीकल्चर के बजाय वहां पर हर्डिंग यानी कि जानवरों को चराना मेन ऑक्यूपेशन के रूप में वहां पर लाइक किया जाता है। टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में टूरिज्म सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है। टूरिज्म क्या होता है? जो टूरिस्ट माउंटेन्स पर विजिट करने जाते हैं, क्योंकि माउंटेन का जो वेदर होता है वो कूल होता है, बिल्कुल प्योर होता है, तो लोग, बहुत सारे लोग शहरों से माउंटेन्स में जाते हैं। द क्रिस्प माउंटेन एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट।
जो एयर होती है माउंटेन पर वो बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है, सीनिक ब्यूटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, टूरिस्ट इसलिए वहाँ पर जाते हैं। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। कुछ इस प्रकार के जो माउंटेन स्पोर्ट्स होते हैं, स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग के लिए भी जाते हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव आल्सो ट्रेवल टू दीज अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है होली जर्नी, यानी कि जो पवित्र यात्राएं, तीर्थ यात्राएं की जाती हैं होली साइट्स के लिए, होली प्लेसेस के लिए, जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो इसके लिए भी जाते हैं। But an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. लेकिन जब बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं माउंटेन में तो वहाँ के एनवायरनमेंट पे बहुत प्रेशर होता है, जो कि उसके लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस, और राइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए वैली यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। माउंटेन्स और इसके बीच में जो नीचे वाला एरिया होता है ओपन विद ए रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। ज़्यादातर उनके बीच में से कोई भी रिवर बह रही होती है तो ये हिस्सा वैली कहलाता है। डोंट मिस आउट। बचेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम ए यंग एज से ही उन्होंने माउंटेनियरिंग शुरू कर दी थी एंड लैड मैनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस, और बहुत सारी वुमेन के ग्रुप को भी उन्होंने लीड किया। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो पहली इंडियन थी। वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री द सेम ईयर। उसी साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से ऑनर किया गया था एंड पद्म भूषण इन 2019। अरुणिमा सिन्हा lost a leg in an accident when she was 31। अरुणिमा सिन्हा की एक एक्सीडेंट में लेग चली गई थी जब वो 31 ईयर्स की थी। विद बचेंद्री पाल्स एंकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग, लेकिन बचेंद्री पाल की एंकरेजमेंट, प्रोत्साहन और ट्रेनिंग से शी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013। 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकी एंड वेंट ऑन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। और उन्होंने हर कॉन्टिनेंट की जो भी हाईएस्ट पीक थी उस पे क्लाइम किया, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो माउंट विंसन है वो उस पर भी गई हैं। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। लेट्स एक्सप्लोर these images. Figure 3.6 on page 50 depict a few challenges that people living in the mountains may face. माउंटेन में रहने वाले लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो उन्हें आप डिस्कस करिए। ऑल्सो डिस्कस वाई डिस्पाइट मैनी सच चैलेंजेस, की इतने चैलेंजेस के बावजूद भी पीपल स्टिल चूज टू लिव इन द माउंटेन्स, लोग माउंटेन में रहना क्यों पसंद करते हैं। या आप देखिए चैलेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं। ये फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड क्या होता है? ए सडन लोकल फ्लड ऑफन कोज बाय ए क्लाउड बर्स्ट। एकदम से तेज बारिश आती है जिसे बादल फटना कहते हैं, और बहुत सारा वाटर एक ही साथ जमीन पे गिर जाता है, तो ये फ्लैश फ्लड का सीन है। ये है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या होता है, जैसे कि लैंड से आप समझते हैं कि अचानक से जो लैंड होती है वो सरकने लगती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लैंड यहाँ से सरक गई है, ये लैंडस्लाइड है। और ये है अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। अभी आपने पढ़ा कि माउंटेन्स में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन जब ये बहुत सारे लोग जाते हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, माउंटेन्स के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लैंडस्लाइड का मीनिंग यहाँ पे लिखा है द सडन कोलैप्स ऑफ ए मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम ए माउंटेन साइड। माउंटेन की साइड से अचानक से एक उसकी पहाड़ की दीवार का गिर जाना, साइड का कोलैप्स हो जाना ही लैंडस्लाइड कहलाता है। यह एवलेंच। अब एवलेंच क्या होता है? द सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम ए माउंटेन साइड। आप जानते हैं कि बहुत सारे माउंटेन ऐसे हैं जो पूरे हमेशा ही ओ एवरी टाइम दे आर कवर्ड विद स्नो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जब मेल्ट होना शुरू होता है तो एकदम से पूरा जो स्नो का पहाड़ होता है साइड से वो नीचे गिर जाता है, उसे ही एवलेंच कहते हैं।
दिस इज हैवी स्नोफॉल। जब बहुत ज़्यादा कूल होता है तो ऐसे स्नो गिरता ही रहता है। तो जब कई कई दिनों तक ये गिरता ही रहता है तो इसको हैवी स्नोफॉल कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट, जब बहुत सारे क्लाउड एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें वो इतने हैवी हो जाते हैं कि होल्ड ही नहीं कर पाते वाटर को और एकदम से सारा पानी एकदम से गिरता है, उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। कोल्ड वेदर, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं, स्नो होता है, वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर रहता है, वहां स्नो ही जमी रहती है। तो इन ये सारी चैलेंजेस हैं माउंटेन्स पे रहने वाले लोगों के लिए। लाइफ इन द माउंटेन्स हैज डेफिनेट पॉजिटिव, फ्रॉम प्योर एयर टू द ब्यूटीफुल सीनरी। माउंटेन्स में पॉजिटिव साइड भी है कि वहाँ की प्योर एयर है और इतनी ब्यूटीफुल सीनरी होती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व पोटेंशियल चैलेंजेस, लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी हैं, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। अब ये क्लाउड बर्स्ट है और लैंडस्लाइड है, एवलांच है, ये तो नेचुरल है, लेकिन जो टूरिज्म की वजह से प्रॉब्लम होती है वहाँ पर तो वो ह्यूमन मेड है। सम ऑफ विच आर डिपिक्टेड इन दीज पिक्चर्स। डोंट मिस आउट, मैनी ट्रेडिशनल communities around the world consider mountains to be sacred places। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड में जो माउंटेन्स को सैक्रेड समझती हैं एंड वर्शिप देम, और उनकी पूजा भी करती हैं। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 8,849 मीटर, हैज मैनी नेम्स। इसके बहुत सारे नाम हैं। तिब्बतन्स कॉल इट कोमोलुंगमा, which means mother goddess of the world, keep the mountains as such, और उसको माउंटेन की वर्शिप करते हैं वो। नेपालीज कॉल इट सागर माथा, मीनिंग गॉडेस ऑफ द स्काई, यानी कि स्काई की देवी। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्ड सैक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले हैं वो कैलाश पर्वत को बहुत पवित्र मानते हैं, जो कि तिब्बत में है। बुद्धिज्म में मानते हैं, जैनिज्म में, और बोन एंड एंशियंट तिब्बतन रिलीजन है ये। सच रेवरेंस फॉर माउंटेन्स समिट, समिट का मतलब पीक, ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया। इस तरह का सम्मान माउंटेन के लिए और दूसरे एरियाज में भी है और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी है। अब पढ़ेंगे हम प्लेट्यूज के बारे में। अ प्लेट्यू इज ए लैंड फॉर्म, प्लेट्यू एक ऐसी लैंड फॉर्म होती है दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग्स लैंड, जो कि सराउंडिंग लैंड से ऊपर उठा हुआ होता है। हैज ए मोर और लेस फ्लैट सरफेस, इसका सरफेस फ्लैट होता है। सम ऑफ इट साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, कुछ साइडें स्टीप होती हैं। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। प्लेट्यू भी अर्थ की हिस्ट्री के हिसाब से यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं। Two examples of plateaus are the Tibetan Plateau, the largest and the highest plateau in the world, and the Deccan Plateau. The height of plateaus can vary from a few hundred meters to several thousand meters. जो plateaus की height होती है वो केवल कुछ 100 मीटर भी हो सकती है और 1000 मीटर तक भी हो सकती है। आप यहाँ पर प्लेट्यू की पिक्चर को देख सकते हैं। Don't miss out. The Tibetan Plateau has an average altitude of 4,500 मीटर। जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसकी हाइट कितनी है? 4,500 मीटर। विच एक्सप्लेन वाई इट हैज बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसे वर्ल्ड की छत कहा गया है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2,500 किलोमीटर लॉन्ग। इतना बड़ा है, 2,500 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की जितनी डिस्टेंस है। The Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateau in the world. ये oldest है, formed through volcanic activity millions of years ago. Millions of years पहले volcanic eruption हुए, उससे जो लावा निकलता है वो जब जम जाता है तो उसकी वजह से इस प्लेट्यू की फॉर्मेशन हुई है। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं प्लेट्यूज में। दे हैव बीन कोल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इसीलिए इन्हें मिनरल्स का स्टोर हाउस कहा जाता है। एज ए रिजल्ट माइनिंग इज ए मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यूज, यहाँ माइनिंग बहुत की जाती है, यानी कि खदानों में से खनिज निकालना। वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड, और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी माइंस हैं वो ऐसी जगह पर ही पाई जाती हैं, यानी कि प्लेट्यूज में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीका का प्लेट्यू वो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू।
द प्लेट्यू एनवायरनमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो प्लेट्यू का एनवायरनमेंट है वो भी विभिन्न बहुत डिफरेंट है। मैनी प्लेट्यूज हैव ए रॉकी सॉइल, कहीं कहीं तो चट्टानों वाली मिट्टी होती है, विच मेक देम लेस फर्टाइल, जिससे कि वो कम फर्टाइल होते हैं, प्लेन से कम होती हैं, एंड देयर फॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, इसलिए वहाँ फार्मिंग ज़्यादा अच्छी नहीं की जा सकती। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यू that is formed through volcanic activity as they often have a rich black soil। जो लावा से बने हुए होते हैं जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर रिच ब्लैक सॉइल होती है और जिसपे फार्मिंग अच्छी की जा सकती है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, बहुत सारे स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल भी यहाँ पर हैं। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जम्बेजी रिवर इन साउथ अफ्रीका, द हुंड्रू फॉल्स ऑन द साबर नरेगा रिवर in the Chota Nagpur Plateau, and the Jog Falls on the Saravati River in the Western Ghats are a few such waterfalls. The Nohak Likai Falls drop down 340 meters from the Cherrapunji Plateau in Meghalaya। जो नोहक लिकाई फॉल्स है ये 340 मीटर्स की हाइट से गिरता है, ये चेरापूंजी प्लेट्यू से उत्पन्न होता है और ये जगह मेघालय में है। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस। अंडुलेटिंग का मतलब होता है जो उबड़ खाबड़ नहीं है, फ्लैट लैंड होती है, थोड़ी बहुत ही बस ऊपर नीचे तो होती है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स, यहाँ बड़ी हिल्स नहीं होती हैं, डीप वैलीज नहीं होती हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल। अब सी लेवल क्या होता है? The average level of the surface of the oceans are called mean sea level. Flood plains are one of plains formed by rivers originating in mountain ranges. माउंटेन रेंजेस में जो रिवर वहाँ से निकलती हैं वो इस तरह के प्लेन को बनाती हैं जिसे फ्लड प्लेन्स कहते हैं। Where they collect particles of rock, sand, silt called sediments। सेडिमेंट्स इकट्ठा करके ये प्लेन बनते हैं। और सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स में होती हैं रॉक्स, सैंड और सिल्ट। यानी कि जब नदी बहती है पूरे अपने प्रेशर के साथ तो उसके साथ पहाड़ जो माउंटेन्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, वो टूटने लगती हैं और वो तेजी से बहती जाती हैं फ्लो के साथ और वो छोटी होती चली जाती हैं, तो वो ही रॉक, सैंड और सिल्ट कहलाती हैं। और इन सब के लिए एक वर्ड यूज होता है सेडिमेंट्स। These sediments are carried out all the way to the plains। ये प्लेन में बह के आ जाते हैं। Where the river deposit them, जहाँ रिवर उन्हें डिपोजिट कर देती हैं, मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल, जिससे सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। एज ए रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स। और जिससे कि सभी प्रकार की फसलों को उगाने के लिए प्लेन द बेस्ट होते हैं। एग्रीकल्चर इज ए मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म। जहाँ प्लेन होते हैं वहाँ पर जो मेजर ऑक्यूपेशन होता है लोगों का वो एग्रीकल्चर होता है। अब इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या होता है? इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन होता है हर कोई आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करता ही है। वो काम ही जिससे उसे पैसे की कमाई हो रही है वो इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो यहाँ लोग एग्रीकल्चर करके पैसा कमाते हैं। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो प्लेन्स होते हैं उसमें बहुत सारा फ्लोरा यानी कि प्लांट्स होती हैं, ग्रेट वैरायटी, और फोना यानी कि एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज दी है। दिस वर्ल्ड मैप शोज ए फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो यहाँ पर इन्होंने बना के आप देख रहे हैं इसमें कि ये कलर से यहाँ पर दिखाया है। जो ये प्लेट्यू हैं ये ब्राउन कलर के दिखाए हैं यहाँ पर। तो इन्हें आप इस तरह देख सकते हैं, मंगोलियन प्लेट्यू है, ये तिब्बतन प्लेट्यू है और ये ईस्ट अफ्रीकन है। तो यहाँ पर ये प्लेट्यू हैं। इसके बाद यहाँ पर ये रिवर प्लेन है। तो रिवर प्लेन में ग्रीन कलर के दिखाए हैं, मिसिसिपी प्लेन है ये, और ये अमेजोन प्लेन है, ये नाइल प्लेन है, यहाँ पर ये इंडस रिवर्स का प्लेन है और ये यांगजी रिवर का प्लेन है। इसके बाद इसमें ये माउंटेन रेंजेस हैं जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई हैं। ये अलास्का है और ये एंडीज है, ये यूराल है, ये एटलस है और ये हिमालयन रेंजेस हैं। तो इसमें यहाँ पर दिखाया यूज द कलर कोड इन फिगर 3.8 टू एड ए लैंड फॉर्म टू ईच नेम।
फॉर इंस्टेंस तिब्बतन प्लेट्यू, रॉकी रेंज, नाइल प्लेन। तो इन्हें फिर आपको नाम याद नहीं रखना पड़ेगा जब आप इनके लिए अलग अलग कलर यूज करेंगे। यहाँ पर ये सैटेलाइट व्यू है गंगा प्लेन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका वाटर का फ्लो है। इसके बाद ये सॉयल दिखाई है यहाँ पर। The picture in figure 3.9 has been taken from a satellite. It captures a portion of North India from a high altitude. Altitude का मतलब बताया था आपको height. ये height से ली गई पिक्चर है ये, जिसे कि सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है। विच कलर इज द गंगा प्लेन? गंगा प्लेन कौन से कलर का है? ये गंगा प्लेन है, ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है। What does the white expanse represent? ये वाटर ऑफ गंगा, ये वाटर दिखाया है गंगा का। What does the brown expanse at the bottom left of the image represent? तो ये सेडिमेंट को दिखाया गया है यहाँ पर। लाइफ इन द प्लेन्स। Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers in fertile plains. जो पहली सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पर लोग जाकर बसे, वो फर्टाइल प्लेन्स में ही थे, रिवर्स के आसपास। इन आवर टाइम्स टू ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स। आज भी सबसे ज्यादा लोग प्लेन्स में ही रहते हैं। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, लिव इन इंडियाज गंगा प्लेन। लगभग 40 करोड़ पीपल, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1/4 है, वो इंडिया के गंगा प्लेन में ही रहता है, जिसे कि गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। एज विद मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड रिवर फिशिंग। यहाँ लोग रिवर फिशिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ये मेन काम है। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट्स आर ग्रोन। ये फसलें उगाई जाती हैं। फाइबर क्रॉप्स जैसे कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ये भी गंगेटिक प्लेन में उगाए जाते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेन फेड। जो पुराने समय से खेती हो रही थी वो तो बारिश पर भरोसा रखते थे। बारिश होती थी तो ही खेतों में पानी मिलता था। दैट इज वाटर थ्रू रेनफॉल। रेन फेड का मतलब है कि बारिश के पानी से ही बस खेतों में सिंचाई होना। इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन। अब एग्रीकल्चर में इरिगेशन, सिंचाई, विद वाटर ब्रोट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स। इरिगेशन में पानी नहरों के द्वारा लाया जाता है खेत में। पंप फ्रॉम ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पानी है उसे भी पंप से बाहर निकाला जाता है। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इससे फायदा क्या हुआ? ऐसी इरिगेशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है। एंड हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिप्लीशन और डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर। लेकिन एक ये नुकसान भी हुआ है कि जो जमीन के अंदर पानी है वो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, उसे डिप्लीशन कहते हैं। दीज रिप्रेजेंट ए चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। इस रीजन में एग्रीकल्चर में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगा प्लेन इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। यहाँ की दूसरी बड़ी समस्या गंगा प्लेन की ये है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा हैं, रहने की जगह कम है, और साथ में इसीलिए पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन, चाहे तो माउंटेन रेंजेस हो या प्लेन्स हो, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यू। रिवर्स की बहुत ज्यादा कल्चरल वैल्यू है। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर्ड ए रिवर सोर्स एंड इट कन्फ्लुएंस विद वन और टू रिवर्स टू बी सैक्रेड। कि बहुत सारी कम्युनिटीज रिवर्स को, जो रिवर का सोर्स है जहाँ से वो निकलती हैं, उसे सैक्रेड मानती हैं। और मेन रूप से कन्फ्लुएंस। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर, जहाँ दो या तीन गंगा मिलती हैं उसे कन्फ्लुएंस कहते हैं। हिंदी में संगम कहते हैं। जैसे इलाहाबाद प्रयागराज में यमुना, गंगा यमुना सरस्वती का कन्फ्लुएंस है, संगम है। उन्हें बहुत ज्यादा सैक्रेड, पवित्र मानते हैं। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस। यहाँ पर बहुत सारे फेयर भी लगते हैं। एक 12 साल में फेयर लगता है। मुझे बताइए वो कौन सा फेयर है?
बिकॉज प्लेन्स हैव ए जेंटल स्लोप, जो प्लेन का स्लोप होता है बहुत कम होता है। रिवर नेविगेशन इज इजी, रिवर में नेविगेशन यानी कि रिवर से ट्रांसपोर्टेशन करना इजी है। एंड सपोर्ट्स ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल उसे सपोर्ट मिलता है उन्हें। इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज रिवर्स एक्सटेंसिवली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पहले भी लोग रिवर को यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज बोट्स टू मूव अराउंड, बोट यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ रिवर सोर्सेज कन्फ्लुएंसेस फ्रॉम योर रीजन दैट आर रिगार्डेड सैक्रेड बाय एनी कम्युनिटी? जैसे कि प्रयागराज में अभी आपको बताया ये है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है उत्तराखंड में, ये सब कन्फ्लुएंसेस हैं, अलकनंदा भागीरथी ये मिलते हैं इन जगह पर आकर, तो ये कन्फ्लुएंसेस हैं। विजिट ए नियर बाई रिवर एंड ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज देयर, यहाँ पर उत्तराखंड में रिवर है हरिद्वार में, तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ऋषिकेश में गंगा रिवर है तो वहाँ पर राफ्टिंग की जाती है, फिशिंग की जाती है, बोटिंग होती है, जिससे कि पैसा मिलता है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं गंगा रिवर पे, यहाँ कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। तो इनको और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए जिस एरिया में आप रहते हैं। तो मैंने यहाँ का एग्जांपल दिया है, तो आप अपने एग्जांपल बताइए कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ कौन सी रिवर है, वहाँ पर किस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म दे आर एसोसिएटेड विद। बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, कुल्लू मनाली हैं, तो ये सब माउंटेन रीजन में आते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नाम आप यहाँ पर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिख सकते हैं। रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द गंगा, गंगा पे बोट चला के देखो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इट इज वेरी पॉपुलर। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द थ्री मेन लैंड फॉर्म्स बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कौन सी लैंड फॉर्म्स हमने देखी हैं? हमने देखे हैं माउंटेन देखे हैं, प्लेन देखे हैं, प्लेटू देखे हैं। एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन ए फ्यू मोर लैंड फॉर्म्स, और कुछ लैंड फॉर्म्स भी डिफाइन की गई हैं, और उनमें से एक होती है डेजर्ट। डेजर्ट्स आर कंसिडर टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसिव, बड़े बड़े होते हैं, ड्राई होते हैं। वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, यहाँ प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन हेल स्टोन तो बहुत ही कम होते हैं। देयर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब क्या बताया था? प्लांट्स। फोना का मतलब क्या बताया था? एनिमल्स। आर ऑल्सो यूनिक, बिल्कुल अलग होते हैं। सम डेजर्ट्स आर हॉट, कुछ डेजर्ट्स हॉट होते हैं, लाइक द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका और द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर्स आर कोल्ड, कुछ कोल्ड भी होते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट इन एशिया। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो डिस्क्राइब द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज ए डेजर्ट। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन, यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस होती हैं बहुत हार्श होती हैं, हार्श से मतलब अनफेवरेबल होती हैं। ह्यूमंस हैव एडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट, फिर भी लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है उस तरह के लाइफ में। इन इंडिया कम्युनिटी लिविंग इन द थार डेजर्ट और माइग्रेटिंग थ्रू इट होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशन। जो इंडिया का थार डेजर्ट है वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी बड़ी रिच कल्चर है, उनके फोक सॉन्ग्स बिल्कुल अलग है, लीजेंड्स जो पुराने समय से कहानियां चली आ रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और वो डेजर्ट से रिलेटेड हैं। द डाइवर्स वेज इन विच ह्यूमंस हैव मेड और लैंड फ्रॉम देयर होम इज ए टेस्टिमनी टू आवर एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस। एडेप्टेबिलिटी क्या होता है? अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में ढाल लेना। और रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस कहते हैं द कैपेसिटी टू मीट द चैलेंजेस एंड द डिफिकल्टीज, अडेप्ट टू देम और ओवरकम देम। जो हमारी कैपेसिटी होती है कि कोई भी मुश्किल आई, कोई भी चैलेंज आया, उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल लें, तो वो रेजिलियंस कहलाता है। द फाइव टिनाइज ऑफ एंशियंट तमिल संगम पोएट्री आर फाइव लैंडस्केप्स। फाइव टिनाइज का जिक्र किया गया है, तमिल भाषा का संगम पोएट्री है, साहित्य है वहाँ का, उसमें फाइव लैंडस्केप का जिक्र आता है। एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक डिटीज, देवी देवता अलग है, उनके लाइफ स्टाइल अलग है, मूड्स अलग हैं, इमोशंस अलग हैं, सच है लव, लॉन्गिंग, चाहत, सेपरेशन, वियोग, क्वेरल, झगड़ा वगैरह। This table only lists the characteristics of the five landscape and the main human occupations in each.
अब यहाँ पर ये कुरिंजी, तो ये माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग होती है। फिर है मुलाई, ये ग्रास लैंड और फॉरेस्ट है यहाँ पर। यहाँ का ऑक्यूपेशन है कैटल रियरिंग यानी कि जानवर पालना। फिर है मारू डैम, ये फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन है, यहाँ फार्मिंग होती है। और नेडाल, ये कोस्टल रीजन है, यहाँ फिशिंग और सी फेयरिंग यानी कि सी से जो भी काम होते हैं, बोट वगैरह चलना, शिप चलना, वो काम होता है। फिर है पलाई, ये एरिड सूखा हुआ रीजन है, डेजर्ट जैसा है, और यहाँ पे जर्नी और फाइटिंग के लिए ये जाना जाता है। These five tenais constitute a different classification of landforms. ये landforms का अलग ही classification है than the one we have seen, but they reflect a keen awareness of the diverse region. लेकिन ये जो अलग अलग region है उनके जो characteristics हैं उनके प्रति जागरूकता दिखाई है. They also illustrate the deep connection between the humanity and natural environment. Humanity और natural environment में deep connection दिखाया गया है. You do not need to remember the details of the tenais, but the concept they reflect needs to be understood. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत है. तो इस प्रकार से हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? लैंड फॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स: माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स. दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट्स. Throughout history, people's lives and activities have been much impacted by the type of landforms. जैसी लैंडफॉर्म में वे रहते हैं उससे उनका जीवन प्रभावित होता है. These landforms are an integral part of culture. और लैंडफॉर्म्स कल्चर से अभिन्न तरीके से जुड़ी हुई है. इंडियन कल्चर इन पर्टिकुलर हैज सेलिब्रेटेड दैम इन डाइवर्स वेज. इंडियन कल्चर में भी यहाँ के लैंडफॉर्म को बहुत सम्मान दिया गया है. ईच लैंडफॉर्म ऑफर डिफरेंट चैलेंजेस. हर एक लैंडफॉर्म के अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं. दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2. In the third part, we will be discussing NCERT question answers which have been given at the end of the chapter.